नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बकरीद को लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी है। यूपी से महाराष्ट्र तक कड़ी निगरानी देखने को मिल रही है। संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई है सुरक्षा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बकरीद को लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी से महाराष्ट्र तक कड़ी निगरानी है और संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई है सुरक्षा। बकरीद को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। जानवरों की कुर्बानी का वीडियो या फिर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली किसी भी भड़काऊ कंटेंट का प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी ईद को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आपसी सौहार्द के माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल ने शहर के संवेदनशील और प्रमुख मार्गों पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ जोरदार मॉक ड्रिल किया है और पैदल गश्त किया है। और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को परखने के साथ साथ आम जनता में सुरक्षा के भाव जो है वो पैदा करते हुए अराजकता तत्वों को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए तकनीक का भी पूरा सहारा लिया गया है और पैदल गश्त के दौरान पुलिस ने मिश्रित और घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों को उड़ाकर छतों और तंग गलियों की हवाई निगरानी की है। ये आगामी त्योहार को लेके पूरे जनपद में सभी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं और इसी के क्रम में आज हम लोगों ने हर जगह पे जहाँ जहाँ सेंसिटिव स्पॉट से हमारे बड़े स्तर पर हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी पूरी फोर्स यहाँ पे है और साथ में हमारी आरएएफ और पीएसी की टुकड़ियाँ भी हैं और जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों से संवाद कर रहे हैं। जो शासन की और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बता रहे हैं और इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जो आगामी त्योहार है बिल्कुल पीसफुल ढंग से सर, थानों में लगातार जो है देखा जा रहा है सभी मुस्लिम समुदाय हिंदू धर्म के लोगों की क्या कुछ उन लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से? देखिए, इसमें ये समझाया जा रहा है कि कहीं भी सार्वजनिक स्तर पे नमाज नहीं होनी चाहिए। जो सड़कों पर होती है वो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आवाज़ है जो धार्मिक प्रतिष्ठानों में वो बिल्कुल परमिसिबल लिमिट में होनी चाहिए। प्रतिबंधित पशु का कटान नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पे और गैर परंपरागत स्थल पे कहीं भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों उनको क्लियर कर रहे हैं और लोगों को ये बता भी रहे हैं कि जो उनके मौलाना मौलवी वगैरह हैं वो भी अपने स्तर से सोशल मीडिया पे अपील जारी करें ताकि सभी गाइडलाइंस का पालन हो सके। वहीं कर्नाटक से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संग्राम जो है वो तेज हो गया है और दिल्ली में हाईकमान से अहम बैठक हुई है और सीएम बदलने की अटकलें जो है वो तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कर्नाटक से जुड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संग्राम हुआ तेज और दिल्ली में हाईकमान से अहम बैठक और सीएम बदलने की अटकलें जो है वो तेज हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संतुलन को लेकर चल रही चर्चाओं ने राज्य की राजनीति को गर्म कर दिया है। हाल ही में दोनों नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान के साथ दिल्ली में लंबी बैठक की, जिसके बाद से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें और तेज हो गई। खबरों की माने तो कांग्रेस नेतृत्व राज्य में किसी भी बड़े राजनीतिक संकट से बचने के लिए फॉर्मूला पॉलिटिक्स पर काम कर रहा है। तो वहीं खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही कि पार्टी आलाकमान जो है सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिद्धरमैया को राष्ट्रीय नीति से बड़ी भूमिका या फिर राज्यसभा भेजने जैसे विकल्पों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की सत्ता परिवर्तन की अटकलों को खारिज किया है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार स्थिर है और सीएम पद को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जो हैं वो समर्थक लगातार उन्हें अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2023 में सरकार बनने के साथ ही सत्ता साझा करने को लेकर एक फॉर्मूला तैयार हुआ था, जिसे लेकर अब फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस हाईकमान को बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि कर्नाटक में नेतृत्व विवाद जो है वो पार्टी के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। वहीं केरल से जुड़ी बड़ी जानकारी बता दें कि केरल में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम के घर पर छापेमारी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का छापा देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केरल से ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केरल में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और पूर्व सीएम जो है पिनराई विजयन के घर पर छापेमारी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ये छापेमारी हुई है। केरल में ये छापेमारी की गई है और ईडी की छापेमारी के बाद से राजनीतिक हलचल जो है अब तेज हो गई है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर छापेमारी की है और ये कार्रवाई जो है कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है। उनकी बेटी की कंपनी पर भी ये छापेमारी हुई है, यानी कि CMRL के बीच वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। खबरों की माने तो ईडी ने ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये कथित तौर पर बिना सेवाएं दिए करोड़ों रुपए का भुगतान क्यों किया गया। इससे पहले केरल हाई कोर्ट भी ईडी जांच को रोकने से इनकार कर चुका है, जिसके बाद से जांच एजेंसियों को बड़ी राहत मिली थी। जांच एजेंसियों के अनुसार ये मामला आयकर विभाग की पुरानी जांच और SFIO रिपोर्ट के बाद और भी गंभीर हो गया है। आरोप है कि CMRL ने फर्जी खर्च दिखाकर अवैध भुगतान किए, जिनमें से कुछ रकम जो है वो वीना विजयन की कंपनी को भी दिया गया था। हालांकि पूर्व सीएम जो है उनके परिवार की ओर से इन आरोपों को पहले ही राजनीतिक साजिश बताया जा चुका है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद से केरल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। फिलहाल ईडी दस्तावेज जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़े सबूतों की जांच में जुटी हुई है। वहीं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताओं ने नेहरू को आधुनिक भारत की निर्माता, लोकतंत्र के प्रहरी और वैज्ञानिक सोच के प्रतीक बताते हुए उनके योगदान को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। नेहरू ने भारत के चौमुखी विकास की जो आधारशिला रखी वो आज भी विश्व में अद्वितीय है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना और लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रसार उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने पूरा जीवन जो है वो भारत में बराबरी दूर करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित किया। युगों युगों तक उनकी कीर्ति अमर रहेगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक शांति वन में पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे और इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी भी नजर आए। कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई और नेहरू के योगदान को सभी नेताओं ने याद किया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं विजय का आज दिल्ली दौरा है और इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का सबसे बड़ा ये विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से विजय पहली बार आधिकारिक तौर पर दिल्ली पहुंचते हैं और जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। खबरों की माने तो ये मुलाकात बुधवार को तय की गई थी और इसे तमिलनाडु की राजनीति के साथ साथ केंद्र सरकार संबंधों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि विजय अपने दौरे के दौरान तमिलनाडु से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और विकास परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री विजय केंद्र सरकार के सामने राज्य की आर्थिक जरूरतों, लंबित परियोजनाओं और निवेश से जुड़े मुद्दों पर बात रख सकते हैं। हाल ही में विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेघदातु परियोजनाओं को लेकर पत्र भी लिखा था, जिसमें कर्नाटक की डीपीआर को खारिज करने की मांग की गई थी। विजय ने इस दौरान दिल्ली को उनके राजनीतिक भविष्य और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती सक्रियता से भी जोड़कर देखा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये उनका पहला बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दौरा माना जा रहा है। वहीं तमिलनाडु और राष्ट्रीय राजनीति में इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
वहीं बिहार में एसआईआर को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है, जिसके बाद से अहम फैसला भी सुनाया जा सकता है। ये मामला जो है बिहार की मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर विपक्षी दलों और कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर अभियान का मकसद मतदान सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, ताकि फर्जी और अयोग्य नामों को हटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले में सुनवाई करते हुए कह चुका है कि यदि बड़े पैमाने पर मतदाताओं को बाहर करने की कोशिश हुई तो अदालत हस्तक्षेप करेगी। और आज सुबह 10:30 बजे आने वाले फैसले पर सभी राजनीतिक दलों और चुनावी विशेषज्ञों की नजर टिकी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार की राजनीति और आगामी चुनावी तैयारियों पर बड़ा असर डाल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते शाम को अलग अलग जगहों पर गोलीबारी हुई है, जिसके बाद से इस गोलीबारी के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। दक्षिण दिल्ली की अगर बात करें तो अमर कॉलोनी इलाके में मामूली कहासुनी के बाद से 17 साल के साहिल की गोली मार दी गई, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में खजूरी खास इलाके में 23 साल के युवक राजा उर्फ अकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमर कॉलोनी की घटना एक फूड पॉइंट पर हुई, जहां पर साहिल अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था और इसी दौरान कुछ लड़कों के साथ कुर्सी छू जाने को लेकर विवाद हुआ और आरोप है कि एक युवक ने साहिल की कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर उस पर गोली चला दी। गंभीर हालत में उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद से उसे एम्स में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी घटना खजूरी खास इलाके से बताई जा रही है, जहां पर 23 साल के राजा उर्फ अकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दोनों घटनाओं के बाद से दिल्ली पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। यूपी के मऊ सदर से विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विधायक की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को लापरवाही और विभागीय अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। खबरों की माने तो प्रशासन पहले से अब्बास अंसारी के जनपद में भ्रमण को लेकर सतर्क था। पुलिस का कहना है कि विधायक जब भी जिले में प्रवेश करे, इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस को देना अनिवार्य होता है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इसी बीच जांच में सामने आया कि विधायक की सुरक्षा में तैनात गनर उपेंद्र कुमार बिना अनुमति और गैर जनपद चले गए थे और इसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई थी। मामले की गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए एसपी कमलेश बहादुर ने तत्काल प्रभाव से पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जवान का बिना अनुमति ड्यूटी छोड़ना बेहद ही गंभीर मामला है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट जो है वो न्यायालय को भी भेज दी है और विधायक के भ्रमण से जुड़े नियमों को लेकर विधिक राय भी मांगी है। वहीं विधायक की सुरक्षा के लिए दूसरे गनर की तैनाती कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद से मऊ में राजनीतिक हलचल भी अब तेज हो गई है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में 27 लाख रुपए की लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि सीएमएस से सिक्योरिटी वैन से दिन दहाड़े हुई लूट के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल करके उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 4 अन्य साथियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। रिपोर्ट की माने तो पुलिस को आरोपियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से छापेमारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी से 27 लाख रुपए का कैश और वैन लूट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ये लूटकांड जो है वो पटना मसौढ़ी रोड पर उस समय हुई जब बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर सिक्योरिटी वैन को रोककर कैश लूट लिया था। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने विशेष जांच टीमों का गठन किया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपियों तक पहुंचा गया है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और लूट की रकम और हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं और इस कार्रवाई को पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी दांव जो है वो सामने आया है। बता दें कि बीजेपी सांसद जो हैं
उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी करीब 50 विधायकों और 20 सांसद बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सौमित्रा खान ने कहा है कि ये नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी नेतृत्व से मंजूरी मिलते ही पाला बदल सकते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही है। सौमित्र खान ने टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर भी तीखा हमला बोला है और कहा कि 2021 में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तुड़वाए गए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि बीजेपी नेतृत्व इशारा करे तो टीएमसी नेता के पार्टी नहीं बचेगी। हाल ही में टीएमसी के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। रिपोर्ट तो ये भी है कि पार्टी के विरोध प्रदर्शन में भी बड़ी संख्या में विधायक शामिल नहीं हुए, जबकि कुछ नगर निकायों में पार्षदों के इस्तीफे ने भी पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी सांसदों के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। टीएमसी सांसद ने कहा है कि बीजेपी झूठी अफवाहें फैला रही है और पार्टी में किसी भी तरह का टूट का खतरा नहीं है, लेकिन लगातार सामने आ रही बगावत और नाराजगी की खबरों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं आईपीएल 2026 के क्वालिफाई 1 मुकाबले में आरसीबी और गुजरात टाइटंस को हराकर इतिहास रच दिया है। धर्मशाला में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में आरसीबी ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी और कई बड़े आंकड़े जो है उसे ध्वस्त कर दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 295 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और आईपीएल प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। और इस ऐतिहासिक जीत के हीरो जो है वो कप्तान रजत पाटीदार रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों पर 93 रन की तूफानी पारी खेली है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने गुजरात के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया। वहीं विराट कोहली की अगर बात करें तो उन्होंने 43 रनों की अहम पारी खेलते हुए एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आरसीबी की बल्लेबाजी इतनी आक्रामक रही कि टीम ने प्लेऑफ मुकाबले के कई पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम दबाव में पूरी तरह से बिखर गई और 162 रन पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी ने यह मुकाबला 92 रनों से जीतकर लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बना ली है। मैच के दौरान साई सुदर्शन का हिट विकेट होना भी चर्चाओं का विषय बना रहा है। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे यादगार मुकाबलों में से ये एक बन गया है। वहीं गाजा में एक बार फिर से बड़ा इजरायली हमला हुआ है, जहां पर इजरायल ने हमास के नए सैन्य विंग प्रमुख को निशाना बनाया है। बता दें कि एयर स्ट्राइक की गई है और इजरायल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल ने दावा किया है कि ये हमला जो है हमास के नए सैन्य कमांडर को खत्म करने के लिए किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी के रिमाल इलाके में हुए इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब इस हमास की ओर से मोहम्मद की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इजरायली सेना का कहना है कि हमास के सैन्य कमांडो जो हैं वो नए प्रमुख थे और 7 अक्टूबर 2023 को हमले के प्रमुख योजनाकर्ताओं में शामिल थे। बताया जा रहा है कि वो अपने पूर्ववर्ती मौत के बाद से इजरायल का दावा है कि वो हमास के शीर्ष नेतृत्व में लगातार निशाना बन रहे हैं और वो अभियान को आगे भी जारी रखेंगे। वहीं गाजा में लगातार हो रहे हमलों के बीच हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक एयर स्ट्राइक के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और राहत बचाव कार्य जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से मध्य पूर्वी में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में गाजा में इजरायल का ये बड़ा हमला निकल कर सामने आया। हमास के नए सैन्य प्रमुख को निशाना बनाया गया है। हालांकि खबरों को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर से पूरे मध्य पूर्व की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। युद्ध विराम यानी कि सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच नए विवाद जो है वो सामने आए हैं। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी
ईरान के कई प्रांतों पर हवाई हमले किए, जो कि समझौते का खुला उल्लंघन है। वहीं अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है और उनका निशाना मिसाइल तक माइन बिछाने वाली गतिविधियां थी। रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने में अब कुछ ही दिन लग सकते हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर काफी प्रगति हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सामान्य तरीके से खोलने पर विचार जारी है। हालांकि तेहरान ने अमेरिका के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक अमेरिकी कार्रवाई बंद नहीं होती तब तक हमला सामान्य नहीं हो सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं खामेनेई ने अमेरिका की कड़ी चेतावनी भी दी है और साथ ही अमेरिका के लिए कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। और इसी बीच इजरायल ने भी लेबनान और गाजा में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिससे पूरे मध्य पूर्वी में हालात जो हैं और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बातचीत सफल नहीं हुई तो क्षेत्र में बड़े सैन्य संघर्ष फिर से भड़क सकते हैं और इसका असर जो है वो वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। वहीं भारत के साथ साथ यूरोप भी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि भारत की तरह यूरोप के कई देशों में भी आसमान से आग बरस रही है। फ्रांस में गर्मी से जुड़ी घटनाओं ने कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ब्रिटेन में तापमान ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत और आसपास के इलाकों ने इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। फिलहाल थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में आंधी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। 27 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। कई दिनों में इसी तरह भीषण गर्मी का हाहाकार मची हुई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर भारत में तेज हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी और दिल्ली एनसीआर में दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं चलेगी। लोगों को खासतौर पर दोपहर के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। मौसम विभाग ने राहत की खबर ये दी है कि 28 मई से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। 29 मई को येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अनुमान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। यूरोप में 28 से 31 मई तक कई जगहों पर आंधी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 27 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती है। वहीं दिल्ली वासियों को गर्मी से बचने के लिए आंधी और बारिश के वक्त बचने के लिए भी सलाह दी गई है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लंदन के मशहूर केव गार्डन में तापमान जो है वो 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये मई महीने के पुराने रिकॉर्डों से 2 डिग्री ज्यादा है। ब्रिटेन ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार मई का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। लंदन में पूरी तरह से जो रात होती है उसको भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसका तापमान जो है रात के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया है। आमतौर पर यूरोप में रात के समय मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन इस बार लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।